नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी दिल्ली सल्तनत के बारे में और हमारा जो लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था वो पानीपत की पहली लड़ाई पे खत्म हुआ था, जहां पर हमने बाबर और इब्राहिम लोदी इनके मध्य के युद्ध को देखा था, जिसमें हमारी बात हुई कि बाबर ने अंतिम रूप से इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई। हालांकि देखिए, अभी भी बाबर के लिए चुनौतियां कम नहीं थी। बाबर को राणा संग्राम सिंह से चुनौती मिल रही थी राजपुताना में। बाबर को अफगानों से चुनौती मिल रही थी क्योंकि अफगानों के हाथ से सत्ता गई थी। तो बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में, अफगानों को घाघरा के युद्ध में, मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराने के बाद ही भारत में मुगलों की सत्ता को मजबूत किया। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं पहले कि मुगल हैं कौन, कहाँ से आए थे और इनका प्राचीन इतिहास क्या है। देखिए, बाबर जो है ये भारत में मुगल वंश का संस्थापक है। बाबर जो है ये अपने पिता की तरफ से तैमूर का डायरेक्ट वंशज है। तैमूर लंग या जिसे तैमूर द लेम भी कहा जाता है, उसका ये डायरेक्ट वंशज है बाबर। तैमूर की लगभग 5वीं पीढ़ी में बाबर का जन्म हुआ है। तो अपने पिता की तरफ से, पिता कौन है बाबर के? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, जो कि डायरेक्ट तैमूर के वंशज है। माता की तरफ से ये बाबर की जो माता है वो है कुतलुग निगार खानम, जो कि डायरेक्ट वंशज हैं चंगेज खान की। ये चंगेज खान की डायरेक्ट वंशज है ना। अब चंगेज खान मंगोल है, समझ रहे हैं, और तैमूर जो है ये तुर्क है। इसी वजह से इनका जो ये यूनियन है, इसे एक्चुअली तो बोला गया था मोगल, समझ रहे हैं। अब ये मोगल शब्द क्या है, धीरे धीरे टूटता टूटता क्या बन गया? मुगल बन गया। क्यों? तुर्क और मंगोलों की ये संतान है, इस वजह से ये शब्द इस्तेमाल किया गया। बाबर का जन्म जो होता है वो होता है 1400। बाबर का जन्म होता है 1482 ईस्वी में। इसका जन्म स्थान है फरगना वैली, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। पिता मैंने आपको बता ही दिया अभी, उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम जो है वो है कुतलुग निगार खानम। बाबर जब 12 वर्ष का था, यानी कि 1494 ईस्वी में, 1494 के अंदर बाबर का राज्याभिषेक हो गया। क्योंकि ये वो वर्ष था जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई, और पिता की मृत्यु के बाद राज्य किसके हाथ में गया? बाबर के हाथ में। छोटा ही था, परंतु कई सारे लोगों का इसको सहयोग मिला, खासकर इसकी मां का इसे बहुत सहयोग मिला, इसकी बहनों का इसे सहयोग मिला। 1498 में बाबर के पास एक मौका आया कि पड़ोस का एक राज्य, जो भी तैमूरी राज्य ही था, बाबर के रिश्तेदारों का ही था, समरकंद को जीत लिया जाए। बाबर ने 1498 में समरकंद का अभियान किया। उसने समरकंद को जीत भी लिया, परंतु समरकंद को जीतने के चक्कर में इसका पैतृक राज्य जो था, कौन सा? फरगना, इसके हाथ से निकल गया। कुछ सालों बाद उज्बेकों का एक नेता खड़ा हुआ, शैबानी खान ने बाबर से समरकंद भी छीन लिया। फरगना पहले चला गया, समरकंद भी हाथ से चला गया। बाबर के पास अब कोई राज्य नहीं है। बाबर अब बिना राज्य के पूरे जंगलों में, पहाड़ों में भटक रहा है। इसने बहुत लंबा समय हिंदू कुश में बिताया। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा, और फिर इसने काबुल को अपनी राजधानी बना लिया, और बाबर ने अपना राज्य फिर काबुल से ही किया। बाबर जब काबुल में था तो 1519 में बाबर को पहली बार भारत आने का मौका मिला। काबुल और अफगानिस्तान से जो सीमा लगती थी भारत की,
वहां पर एक जनजाति रहती थी यूसुफजई। यूसुफजई जनजातियों के विद्रोह को दबाने के लिए बाबर पहली बार भारत आया और उसके बाद वापस 1526 में दौलत खां लोधी के आमंत्रण पर, आलम खां लोधी के आमंत्रण पर, जो कि इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार थे, बाबर वापस भारत आया। हालांकि बाबर के बारे में एक कथा भी है कि बाबर जिन दिनों जंगलों में पहाड़ों में भटक रहा था, तब उसे एक बूढ़ी स्त्री मिलती है जो उसे कहती है कि तू पूर्व की तरफ जा, यानी कि भारत की तरफ का इशारा करते हुए कहती है कि तेरी डेस्टिनी, तेरी किस्मत वहां पर है। बाबर के मन में, दिमाग में ये बात रहती है और जब उसको मौका मिलता है बाबर चूकता नहीं है, बाबर भारत पर अभियान करने के लिए बिल्कुल हाँ कर देता है। तो इस तरीके से बाबर एक बहुत लंबी जर्नी करता हुआ भारत तक पहुंचता है। संघर्ष बहुत किया उसने, अपने संघर्षों को उसने बकायदा अब एक किताब की शक्ल दी। बाबर ने अपनी किताब लिखी पूरी, बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा कैसी भाषा में लिखी गई है? टर्किश लैंग्वेज में। हालांकि दिल्ली सल्तनत की और मुगल काल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी भाषा थी, पर्शियन लैंग्वेज थी, बट बाबर ने अपनी जो किताब लिखी वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी, क्योंकि सेंट्रल एशिया में उस समय तुर्की भाषा का ही प्रचलन था। बाद में फिर जब ये भारत में सेटल हो गए तब फारसी भाषा को इन्होंने अपना लिया। तो दोस्तों ये बाबर का एक छोटा सा जीवन परिचय था। अब आइए हम एक पीपीटी के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से बाबर के बाद मुगल साम्राज्य जो है भारत में वो आगे बढ़ा। परिचय, जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी किसने? तैमूर ने। तैमूर ने भारत पर भी अटैक किया था। कब? 1398 ईस्वी में, जब भारत में तुगलक वंश का राज्य था, तुगलक कमजोर थे। जब भारत पर तैमूर ने अटैक किया, दिल्ली को कई दिनों तक वो लूटता रहा और लूटने के बाद सैयद खिदिर खान को लूटे हुए प्रदेश का गवर्नर बना के वो खुद लौट गया और चला गया अपने देश ट्रांस अक्शियाना से फिर ये तुर्की की तरफ चला गया। तैमूर की डेथ के बाद तैमूर का जो राज्य था वो कई टुकड़ों में टूट गया। जैसे ईरान की तरफ का जो राज्य था वहां पर एक नया डायनेस्टी खड़ी हो गई, सफाविद डायनेस्टी। सफाविद शिया डायनेस्टी थी, वो खड़ी हो गई। ओटोमन एम्पायर खड़ा हो गया। आज की तारीख में जहां पर तुर्की देश है वहां पर एक और डायनेस्टी खड़ी हुई, उस्मान के नेतृत्व में खड़ी हुई। उस्मानी साम्राज्य हिंदी में बोलते हैं अपन, और या फिर आप ओटोमन साम्राज्य इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तीसरी डायनेस्टी जो खड़ी हुई वो सेंट्रल एशिया में खड़ी हुई और इन्हें उज्बेक वंश कहा जाता है, या इस जगह को ट्रांस अक्शियाना बोला जाता है। सेंट्रल एशिया, वर्तमान के जो देश है ना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये वो वाला क्षेत्र है। बाबर का जो पैतृक राज्य फरगना, वो फरगना वैली वर्तमान में उज्बेकिस्तान में। वहीं पर इसके वंशज, जैसे तैमूर का एक बेटा था शाहरुख मिर्जा, तैमूर के लड़के का नाम है शाहरुख मिर्जा। शाहरुख मिर्जा सेंट्रल एशिया में था। शाहरुख मिर्जा का ही पोता है उमर शेख मिर्जा, और उमर शेख मिर्जा का लड़का है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये इनकी ब्लड लाइन ऐसे चलती है। तो तैमूर का राज्य जब टूटा तो इस तरीके से ये टूट गए। अच्छा, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा वो तुर्क हैं। वो कैसे हैं? तुर्क। और ये तुर्कों की कौन सी शाखा है? चगताई शाखा है। बट बाबर की मां जो है कुतलुग निगार खानम, वो चंगेज खान की डायरेक्ट वंशज है। चंगेज खान मंगोल है, तो एक मंगोल माता और पिता तुर्क। इसीलिए इस संयोग को क्या नाम दे दिया गया? मुगल। एक्चुअली तो शब्द मोगल था। मोगल जब टूटता 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 क्या हो गया? मुगल हो गया जब भारत में आया। इस्लाम की सुन्नी शाखा में ये लोग विश्वास रखते थे। शिया और सुन्नी का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हमारी बात हो चुकी है। धार्मिक, जब हमने इस्लाम का उदय पढ़ा था, जब मैंने आपसे बात करी थी कि जो लोग मोहम्मद साहब के ब्लड रिलेटिव, जो मोहम्मद साहब के डायरेक्ट वंशज हैं, उन्हीं को अपना धर्मगुरु मानते हैं, वो शिया कहलाए। और जिन्होंने कहा नहीं, जिसके हाथ में शक्ति है, सत्ता है, वही हमारा खलीफा होगा, वही हमारा धर्मगुरु होगा, उसे सुन्नी कहा गया। मोस्टली सुन्नी इस्लाम को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो मुगल भी जो हैं ये सुन्नी इस्लाम को मानने वाले थे। हालांकि बाबर के जीवन में एक घटना होती है, जब बाबर काबुल का शासक है, बाबर के हाथ से फरगना और समरकंद निकल चुका है। फरगना और समरकंद पर शासक हो चुका है शैबानी खान। शैबानी खान उज्बेक है। अब शैबानी खान को हराने के लिए बाबर ईरान के अंदर जो सफाविद डायनेस्टी है, सफाविद डायनेस्टी शिया डायनेस्टी है,
उनसे बाबर मदद मांगता है। सफाविद डायनेस्टी का शासक बाबर से कहता है कि अगर तू शिया धर्म अपना ले तो मैं तेरी मदद करूंगा। बाबर शिया भी बन जाता है। समझ रहे आप, शियाओं की तरह पगड़ी धारण करना, उनकी तरह वस्त्र धारण करना। तब सफाविद डायनेस्टी की मदद से बाबर शैबानी खान को हराता है, फरगना पर कब्जा कर लेता है। बट फरगना के अंदर रिवोल्ट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। फरगना के लोग बोलते हैं कि हमारा राजा सुन्नी होगा, हम शिया को नहीं मानते। बाबर वापस काबुल आ जाता है। मतलब जिंदगी में दुख बड़े देखे बाबर ने। ओके, तो वापस आते, मुगलों ने पद पादशाही यानी कि बादशाह का टाइटल लिया। अभी तक हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, सल्तनत सुल्तान। मैंने आपसे बात करी थी कि इस्लाम का जो शरिया कानून है उसके अनुसार इस पूरी धरती का मालिक एक अल्लाह है। उसका रिप्रेजेंटेटिव धरती पर कौन है? उसका रिप्रेजेंटेटिव धरती पर है खलीफा। अब खलीफा एट ए टाइम सब जगह मौजूद हो नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, इस्लाम के अंदर एक मान्यता है कि एक इस्लामिक उम्मा की स्थापना होगी। इस्लामिक उम्मा या इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट का मतलब है कि जितने भी इस्लामिक राज्य हैं वो सभी एक इस्लामिक स्टेट के अंतर्गत आएंगे। इस्लामिक स्टेट का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो खलीफा स्वयं होगा। परंतु बहुत से ऐसे इस्लामिक स्टेट बने जहां पर खलीफा ने उस राज्य को नहीं जीता था, परंतु जिस व्यक्ति ने उस राज्य को जीता था खलीफा उसको एक पदवी देता था। वो पदवी किसकी थी? सुल्तान की थी। जैसे इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली के अंदर जब अपनी सत्ता मजबूत कर ली तो उसने अपनी लेजिटिमेसी मतलब सुल्तान के पद की वैधता के लिए खलीफा को पत्र भेजा। खलीफा ने 1229 में इल्तुतमिश के नाम का खुतबा भेजा और वहां पे आप इल्तुतमिश को लेजिटिमेसी मिली। सेम बात आप देखें बाबर के केस में। बाबर जब भारत आता है तो वो कहता है कि मेरे को मेरा राज्य जो मैंने जीता है वो किसी खलीफा की मदद से नहीं मिला है। मैंने ये राज्य मेरी तलवार के दम पे खड़ा किया है। मैं स्वयं पादशाह हूं, खलीफा से ऊपर हूं। मैं कोई खलीफा के अंदर में नहीं आता हूं, मैं स्वयं पादशाह हूं। पादशाह पर्शियन वर्ड था। पादशाह हमारे यहां पे क्या हो गया? बादशाह हो गया। तो जितने भी मुगल रूलर्स थे, मुगल शासक थे, इन्होंने अपने नाम के साथ क्या शब्द का प्रयोग किया? इन्होंने अपने नाम के साथ बादशाह शब्द का प्रयोग किया। जबकि बाबर से पहले जो लोग भी हैं इन्होंने अपने नाम के साथ क्या शब्द प्रयोग किया? सुल्तान शब्द का प्रयोग किया। तो अभी जो हमने बात करी एक बार आप इसको वापस देख लीजिए। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। जन्म हुआ 1483 में। पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुक निगार खानम। बात हुई थी, उमर शेख मिर्जा तैमूर का डायरेक्ट वंशज है, कुतलुक निगार खानम चंगेज खान की डायरेक्ट वंशज है। मात्र 12 वर्ष की आयु में 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इसको इसका पैतृक राज्य फरगना मिल जाता है। बाबर ने अपने जीवन में कई सारी उपाधियां धारण करी। जैसे बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। ये क्या होता था? इस्लाम के अंदर एक जिहाद का नारा दिया जाता है। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। ऐसा हुआ भी है जब इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा था तब सेना में जोश भरने के लिए होता था कि भाई हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, इस्लाम के लिए युद्ध कर रहे हैं। ये जिहाद है, पवित्र युद्ध है, इसमें किसी का पर्सनल गेन नहीं है। अगर इस युद्ध के अंदर हम मर भी जाते हैं, मर गए तो शहीद कहलाएंगे, जन्नत नसीब होगी। परंतु अगर हम जिंदा रह गए हमें गाजी कहा जाएगा, गाजी की उपाधि मिलेगी। तो ऐसा होता था जब कभी भी कोई इस्लामिक रूलर गैर इस्लामिक शासक के खिलाफ युद्ध करता था और उसमें विजय हासिल करता था तो वो अपने नाम के साथ गाजी की उपाधि लेता था। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हमारे भारतीय शासक जब किसी विदेशी शक्ति को हराते थे और विदेशी शक्ति को भारत से बाहर निकालते थे तो वो एक विक्रमादित्य की उपाधि लेते थे। ऐसे कैसे गाजी की उपाधि थी गाजी। इसके अलावा मिर्जा, मिर्जा की उपाधि तैमूर के खानदान के अंदर जो भी शहजादे वगैरह हुए उन्होंने मिर्जा की उपाधि ली। बादशाह, बाबर जब भारत का शासक बना उसने स्वयं को सुल्तान नहीं बादशाह की उपाधि दी। कलंदर और खाकान, कलंदर का अर्थ है दयालु, बांटने वाला। बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी या बाबरनामा, जो कि कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में। ये बात हुई हमारी अभी। जिस समय बाबर भारत पर शासन कर रहा है या भारत में उसने पानीपत का युद्ध जीता तो उस समय विजयनगर साम्राज्य पर है कृष्णदेव राय, दिल्ली के अंदर है इब्राहिम लोदी,
मालवा के अंदर है महमूद शाह द्वितीय, मेवाड़ के अंदर है राणा संग्राम सिंह या सांगा, और बंगाल के अंदर है नुसरत शाह। बाबर ने अपनी आत्मकथा ये जो लिखी ना बाबरनामा, इसमें उसने दो आदमियों का जिक्र किया है। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बनाया है विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय को, समझ रहे हैं आप। और बाबर ने उत्तर भारत में हिंदुआ सूरज, राजपूतों का सबसे बड़ा नेता, वो उसने बताया राणा संग्राम सिंह को। तो बाबर ने अपनी किताब में दो ही हिंदू शासकों का जिक्र किया है। बाबर जब भारत नहीं आया था, तो मैंने आपसे अभी बात करी थी ना, फरगना और समरकंद दोनों ही बाबर के हाथ से निकल गए थे। तो फिर बाबर ने क्या करा कि 1504 में बाबर ने क्या करा, काबुल पर अधिकार किया। काबुल पर भी वैसे इसके इसके तैमूर के वंशजों का ही शासन था। बाबर ने वहां से 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया, है ना। यहां पर इसने शैबानी खान से भी ये हारा था। शुरुआत में शैबानी खान ने इसको समरकंद और फरगना से बाहर निकाल दिया था। पहली बार शैबानी खान के सामने ही, मतलब शैबानी खान से जब बाबर का युद्ध हुआ, तब बाबर ने पहली बार तुलुकनुमा पद्धति को देखा था। ये तुलुकनुमा पद्धति क्या है, इसकी अभी हम चर्चा करेंगे। बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया, और इसमें पहला आक्रमण जो हुआ वो हुआ 1519 में। यूसुफजई पठान थे, पख्तून कह सकते हैं आप। यूसुफजई ये ट्राइबल एरियाज है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। तो बाबर काबुल पे 1504 में आ गया था शासक बन के, बट बाबर ने 1504 उसके बाद 1519 में पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक जगह है जिसको खैबर पख्तूनवा बोलते हैं, केपीके बोलते हैं। इसको पहले फाटा बोलते थे, फ्रंटियर एसोसिएशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ये एक जनजाति है, यूसुफजई जनजाति, आफरीदी भी बोलते हैं इनको, अफरीदी, है ना। इस जनजाति का होल्ड था यहाँ पे। इस पर्टिकुलर एरिया में खैबर दर्रा है। खैबर दर्रे को पार करते ही क्या होता है, उधर काबुल आ जाता है, इधर भारत आ जाता है। तो ये यूसुफजई जनजाति क्या करती थी, खैबर दर्रे को कंट्रोल करती थी। खैबर दर्रे में आने जाने वाले व्यापारी, मर्चेंट्स, इन सबको ये लूट लिया जाता था। इनके विद्रोह को दबाने के लिए बाबर जो है खैबर दर्रा पार करता है, यहां आता है, यूसुफजइयों को दंडित करता है। बट इसको खबर मिलती है कि काबुल के अंदर इसके खिलाफ कोई कूप हो सकता है, मतलब तख्ता पलट हो सकता है। अब पहले भी 2 राज्य इसके हाथ से निकल गए थे, पहले फरगना निकल गया, फिर समरकंद निकल गया, अब काबुल नहीं निकल जाए। इस चक्कर में उल्टे पांव वापस ये भागता है काबुल। फिर बाबर को 5वां मौका जो मिलता है, इसके बाद बाबर बीच में 3 बार और आता है। छोटे छोटे आक्रमण होते हैं, भैरा पर होता है, वगैरह पर, मानसेरा पर होता है, पर वापस चला जाता है। बड़ा आक्रमण बाबर को होता है 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। यह मैंने आपको बता दिया था कि पानीपत का युद्ध किन परिस्थितियों में होता है। दिल्ली के अंदर लोधी राजवंश का इब्राहिम लोधी शासक है। इब्राहिम लोधी जो है वो थोड़ा सा अपने जो भी सीनियर्स हैं या अपने जो बड़े सरदार हैं उनके साथ रूखा व्यवहार करता है, प्रजा और राजा वाला व्यवहार करता है, जो कि सरदारों को पसंद नहीं आता है। खास करके इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खां लोधी, जो पंजाब का गवर्नर भी है, वो आलम खां लोधी को बाबर के पास भेज देता है और बाबर से कहता है कि आप दिल्ली पर आक्रमण करिए, हम आपकी मदद करेंगे। और बाबर यह आमंत्रण स्वीकार कर लेता है और एक बड़ी सेना का गठन करके वो भारत में एंटर हो जाता है। भैरा, बाजोर ये किले जीतने के बाद दिल्ली के बाहर पानीपत के मैदान में आके बैठ जाता है। पानीपत के मैदान में ही इब्राहिम लोधी भी एक बड़ी सेना लेकर आता है, परंतु बाबर भारत की धरती पर पहली बार तोपों का, बारूद का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ तुलुकनुमा पद्धति भी लेकर आता है। तुलुकनुमा पद्धति इसने उज्बे को सीखी थी। उज्बों के तोपची भी लेके आता है ये, इसने भारत में इतनी तैयारी करके आया था। ये तोप चलाने के लिए स्पेशल उज्बेक तोपची ये लेकर आया और उनकी मदद से इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हराने में ये सफल रहा। तुलुकनुमा पद्धति में क्या था कि ये बैलगाड़ियां होती ना, उन बैलगाड़ियों को ऐसे लाइन में रख के चमड़े के रस्सों से जोड़ दिया जाता था। उनके बीच में तोपें रखी जाती थी। तोपों के पीछे तीरंदाज सैनिक है और घुड़सवारों की 2 टुकड़ियां लेफ्ट और राइट में। घुड़सवारों की टुकड़ियां सामने वाली सेना को अंदर आने देती थी और दोनों तरफ से घेर लेती थी।
इसको पार कर नहीं सकते बाधा को, और लगातार तोपे और ये तीर कमान चलाकर सामने वाली सेना की बहुत सारी शक्ति को नष्ट कर दिया जाता था। तो तुलुकनुमा पद्धति भी भारत में नहीं थी, तो छोटी सेना होने के बाद भी बाबर जीतने में सफल रहा। बाबर जब पानीपत का युद्ध जीत लेता है तब देखिए आपको कई जगहों पर यह सुनने को मिलेगा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण राणा सांगा ने भी भेजा था। देखो इस बात में सच्चाई ज़्यादा नहीं है, आप ऐतिहासिक एविडेंस चेक कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ है, वो हुई तो थी जिसमें बाबर ने पानीपत का युद्ध में जब वो लड़ने के लिए आ रहा था, तो क्योंकि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का पहले झगड़ा हो चुका था 1518 में धौलपुर और बाड़ी के युद्ध के अंदर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराया था, समझ रहे आप। उस समय मतलब राणा सांगा की जो सीमाएं लग रही हैं, आप सोचो ना, धौलपुर और भरतपुर राणा सांगा की टेरिटरी है और उसके जस्ट पार इब्राहिम लोदी का राज्य है। तो बाबर राणा सांगा को एक पत्र भेजता है कि भाई मैं दिल्ली पर आक्रमण कर रहा हूं आपके विरोधी के ऊपर, मैं आपसे ये गारंटी चाहता हूं कि आप इब्राहिम लोदी की मदद करने के लिए नहीं आएंगे। राणा सांगा इस बात को स्वीकार कर लेता है, परंतु जब इब्राहिम लोदी युद्ध में हार जाता है और राणा सांगा के पास एक खबर पहुंचती तो राणा सांगा के सामंती जो है वो इस बात के लिए राणा सांगा को कह सकते हैं आप उलाना देते हैं कि भाई एक विदेशी के लिए आपको समर्थन देने की कहाँ जरूरत थी, आप न्यूट्रल रहते, आप जवाब नहीं देते। तब राणा सांगा को अपनी गलती का एहसास होता है और राणा सांगा ये निश्चय कर लेते, क्योंकि उनको भी बात समझ में आ जाती है कि भाई अगर आज इसने दिल्ली जीत ली है तो अगला नंबर राजपूताना का होगा। तब राणा सांगा जो है एक बड़ी सेना का गठन करते हैं। पाती पेरवन की प्रथा, राजपूताना में अगर कभी संकट आया है तो राजपूताना के सभी राजा मिलकर लड़ेंगे, ये पाती पेरवन की प्रथा थी। पाती पेरवन की इस प्रथा को जीवित किया जाता है और जीवित करने के बाद ऑलमोस्ट जितनी भी उस समय बड़ी बड़ी रियासतें थी, मारवाड़ था, आमेर था, इन्होंने सब ने अपना अपना एक एक राजकुमार और सेना का एक टुकड़ी राणा सांगा की सहायता के लिए भेजी। शुरुआत के अंदर एक छोटा सा युद्ध होता है भरतपुर के पास, है ना। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा बाबर की सेना को खदेड़ देते हैं। राणा सांगा की खदेड़ने के बाद बाबर की सेनाएं आगरा के किले में शरण लेती है। वहां पर ऐसी भी खबरें आ जाती है कि भाई राणा सांगा को हराया नहीं जा सकता, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हैं, राणा सांगा एक लेजेंडरी वॉरियर है, राजपूत वॉरियर है। काबुल से आए हुए एक मौलाना साहब भी कह देते हैं कि भाई साहब इस युद्ध में तो बाबर का जीतना बड़ा मुश्किल है। मतलब सेना का मोराल एकदम डाउन हो जाता है। बाबर को ये पता चलता है कि यार सेना का मोराल डाउन है, तो फिर बाबर सबसे पहले तो वो सेना को इकट्ठा करता है और मौलाना साहब को ही बुलाता है जो काबुल से आए थे कि मौलवी साहब, सुना आप भविष्य देख लेते हैं, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कि हाँ साहब पूछो। कि आपकी उम्र कितनी है? वो बताते मौलवी साहब के साहब इतनी बरस है, 35-36 साल है। अच्छा अभी आप और कितना जिएंगे? तो कहते हैं माशाल्लाह अभी मैं तंदुरुस्त हूँ, अभी तो मैं अल्लाह के फजल से 70-80 साल और जी सकता हूँ। बाबर हाथों हाथ तलवार निकाल के गर्दन काट देता है और अपने सैनिकों से कहता है कि जिस व्यक्ति को अपनी उम्र का नहीं पता है, अपने फ्यूचर का नहीं पता है, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। उसके बाद बाबर देता है जबरदस्त भाषण। वो अपने सैनिकों से कहता है कि ये कोई आम युद्ध नहीं है, ये जिहाद है, ये धर्म युद्ध है। अगर इस युद्ध में हम जीते तो हम गाजी कहलाएंगे और मर गए तो शहीद हो जाएंगे और जन्नत नसीब होगी। मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक हम ये युद्ध नहीं जीतते मैं शराब त्याग दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मैं आप लोगों के साथ बैठ के भोजन करूंगा। युद्ध के अंदर लूटा हुआ जो माल है उसका 20% मेरा, 80% तुम्हारा। खुम्स का धन होता था। इस्लाम के अंदर 4 ही कर जायज थे, जजिया, जकात, खुम्स और खिराज। खुम्स होता लूट का धन, मोस्टली लूट का धन जाता था राजा के पास। ये क्या कह रहा है कि लूट का धन भी तुम रखो पर मेरा साथ दो। तो सेना में एक अलग जोश भर जाता है। और फिर 1527 में 17 मार्च के दिन खानवा के मैदान में, खानवा वर्तमान भरतपुर में ही है,
खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर का बीच लड़ाई होती है। राणा सांगा ये युद्ध भी हारते हैं, प्लस इस युद्ध के अंदर राणा सांगा के घायल हो जाते हैं और उनके सेना के लोग उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर ले जाते हैं। राणा सांगा को जब पता चलता है कि हम युद्ध हार गए हैं तो कहते कोई बात नहीं, सेना को वापस इकट्ठा करो, युद्ध वापस करेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है, राणा सांगा को जहर दे दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि राजपूताना के जो भी सरदार थे उन्होंने सोचा कि अगर राणा सांगा युद्ध जीत गए तो फिर दिल्ली तक राणा सांगा का अधिकार हो जाएगा, राणा सांगा की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारे राजपूताना के अन्य राज्यों की शक्ति घट जाएगी। शायद इस वजह से उन्होंने राणा सांगा की जहर देकर हत्या कर दी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा सांगा के एक साथी थे मेदिनी राय। मेदिनी राय को भी राणा सांगा ने हराया था, बट बाद में मेदिनी राय राणा सांगा के एलआई हो गए। मेदिनी राय से बाबर ने चंदेरी का किला मांगा, चंदेरी का किला देने से उसने मना कर दिया, जिस वजह से बाबर ने चंदेरी के खिलाफ अभियान किया और 29 जनवरी 1528 को चंदेरी के युद्ध में उसने मेदिनी राय को भी हरा दिया। 1529 में घाघरा के मैदान में अफगानों का नेता था महमूद खान लोदी। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना, लोदी राजवंश जो है ये प्रथम अफगान राजवंश है, अफगान पठान है। इससे पहले जो भी राजा जो भी शासक थे वो तुर्क थे, है ना, सब तुर्क डिसेंडेंट के थे। पठानों को पहली बार राज्य मिला था और पठानों के हाथ से राज्य छीन लिया मुगलों ने। अब मुगल बाहर से आए हैं, पठान भारत में कई वर्षों से रह रहे हैं, तो ये एक तरीके से लड़ाई हो गई भारतीय मुस्लिम बनाम बाहरी मुस्लिम। पठान अपने आप को इंडियन मुस्लिम बोल रहे थे कि हम तो यहीं पर रहते हैं, पठानों से सत्ता छीन ली मुगलों ने। प्लस अब मुगल जो है उनका कनेक्शन किसके साथ है, तैमूर के साथ। उनका कनेक्शन किसके साथ है, चंगेज खान के साथ। दोनों का खौफ अभी तक जिंदा है कि तैमूर ने जो किया भारत दिल्ली में, चंगेज खान ने जो किया पूरे सेंट्रल एशिया और एशिया में, उसकी मिसालें कोई दूर दूर तक थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुगलों को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अफगान एक बार और जोर लगाते हैं कि मुगलों से सत्ता छीन ले। तो अफगानों का नेता बनता है महमूद खान लोदी, अफगानों को इकट्ठा करता है और मुगलों के खिलाफ एक युद्ध करता है। यह युद्ध होता है घाघरा नदी के पास, इसलिए इसको घाघरा का युद्ध कहा जाता है। हालांकि इस युद्ध में बाबर जीत जाता है, अफगान हार जाते हैं। तो बाबर ने एक तरीके से अपने जीवन में भारत में जितनी चुनौतियां थी उन सबको समाप्त कर दिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, राणा सांगा को हरा दिया और बाबर ने अफगानों को भी हरा दिया। हालांकि अफगानों से युद्ध के बाद बाबर ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता है, 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर के 4 पुत्र थे, बड़ा था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर अपने पुत्र हुमायूं को सलाह देता है कि मेरी मृत्यु के बाद अपने भाइयों के साथ राज्य बांट लेना। एक्चुअली इसका कारण ये था, मंगोलों के अंदर क्या है कि एक हैबिट थी कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके जितने भी बच्चे हैं, इंक्लूडिंग फीमेल्स, मेल या फीमेल दोनों, उन सभी का बराबरी का हक होगा राज्य के ऊपर। ये ऐसा होता था मंगोलों में। तो बाबर को लगा कि मृत्यु के बाद क्या हो जाएगा, राज्य का विघटन हो जाएगा और अभी ये बिल्कुल ताजे ताजे भारत में स्थापित हुए हैं। अगर ये भाई आपस में लड़ने लग जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं है कोई। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं इसका पालन भी करता है। हुमायूं दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र रख लेता है। कामरान को काबुल दे दिया जाता है, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से चारों भाई आपस में साम्राज्य बांट लेते हैं। बाबर को शुरुआत में मृत्यु के बाद आगरा के पास ही एक कब्र बनाई जाती है, आगरा के पास आराम बाग के नाम से, और बाबर को वहाँ दफना दिया जाता है। हालांकि बाबर की दिली इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो बाबर का पोता अकबर जब शासक बनता है तो अकबर जो है वो बाबर के लिए एक नया मकबरा काबुल में तैयार करवाता है और वो भी आराम बाग के नाम से कराता है। तो वर्तमान में भी बाबर का मकबरा कहाँ पर है, आराम बाग, काबुल में। ठीक है। तो अगला शासक कौन बनता है, हुमायूं बनता है।
बट इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में।